लास्ट पार्ट और पार्ट 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक दूसरे को याद करते हुए उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाता है। दूसरी तरफ जिनसंग मिस्टर किम से एक डील करता है एंड इस बारे में सू को कुछ भी बताने से मना कर देता है। वहीं लॉयर जंग यंग को बता रहे थे कि सू अपने साथ पैसे नहीं लेकर गया। मैंने उसे देने की कोशिश की बट उसने लेने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि वो तुमसे सच में प्यार करता है। यंग कहती है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे क्या मैं एक दिन के लिए अपनी सर्जरी पोस्टपोन करा सकती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। लॉयर जंग उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो कहती है, हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे हल्की सी सर्दी महसूस हो रही है और डॉक्टर ने कहा था कि जिस दिन मेरी सर्जरी होगी उस दिन मुझे कोल्ड नहीं होना चाहिए। लॉयर जंग कहते हैं, कहीं तुम सर्जरी कैंसिल कराने का प्लान तो नहीं बना रही? वो कहती है, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं बनाऊंगी भी तो क्या आप मुझे सर्जरी कैंसिल करने देंगे? लॉयर जंग कहते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी सर्जरी टाइम पे हो जाए। मॉर्निंग में सू यंग को कॉल करने की कोशिश करता है बट वो उसका फोन नहीं उठाती। ही सुन एंड जिन संग इस बार सू की हेल्प करने के बाद साथ में गांव जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो दोनों वहां आराम से रह सकें और एक अच्छे इंसान की तरह अपने आगे की जिंदगी बिताएं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वैंग दूर से ही अपने मॉम एंड डैड को साथ में हैप्पी देखकर खुश हो रही थी। इसका मतलब वो अभी भी अपने मॉम एंड डैड के पास वापस नहीं गई। सू को जब पता चलता है कि यंग ने अपनी सर्जरी एक दिन के लिए पोस्टपोन करा दी है तो वो उसे मैसेज करके कहता है कि यंग, ये मैं हूँ, तुम्हारा सू। क्या हम दोनों ऐसे मैसेज में बातें कर सकते हैं? हमेशा नहीं, बस कभी कभी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम ठीक हो या नहीं। वो ये मैसेज यंग को भेजने की कोशिश करता है बट नहीं भेज पाता। तभी उसके सामने एक अंधी लड़की आकर खड़ी हो जाती है तो सू उसकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ हम यंग को देखते हैं जो कि बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों को होटल में पिज्जा खिलाने ले जा रही थी, जिसे सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। रास्ते में वो लड़की भी उन्हीं लोगों के साथ जाने लगती है। पहले तो सू यहाँ यंग को इग्नोर करने की कोशिश करता है बट देन भागते हुए उसके पीछे जाता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए ही सही बट यंग को देख सके। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां सू दूर से ही यंग को देखकर खुश हो रहा था। यंग जहां जहां जाती सू उसे हर जगह फॉलो करता, जिसे ऐसा करते हुए मीरा भी देख लेती है और इस बारे में वो यंग को बताती है। वो कहती है, एक्चुअली मुझे अभी अभी सू दिखा और वो तुम्हें ही देख रहा था। यंग कहती है, वो कैसा दिख रहा था, क्या वो ठीक है? मीरा कहती है, आई डोंट नो बट देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ठीक नहीं है। मोचुल का आदमी उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है बट मोचुल जाने से मना कर देता है। वो कहता है, जिनसंग, ही सुन एंड ओसू को तो ये पता भी नहीं है कि आखिर आपने उनके लिए क्या क्या किया है। अगर आप मिस्टर किम एंड ओसू के बीच में ना आए होते तो मिस्टर किम तो जिनसंग एंड ओसू को कब का मार चुका होता। मुझे तो ये पता भी नहीं है कि आप कब से उन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोजुल कहता है, आराम से घर जाओ और रेस्ट करो। और हाँ, मैंने जो करने को कहा था क्या वो हो गया? वहीं पीछे से मिस्टर किम का एक आदमी मोजुल का पीछा कर रहा था। सेम नाइट सू काफी सारे रिच बिजनेसमैन को इकट्ठा करके उनके साथ पूरे $8 मिलियन की गैम्बलिंग खेलने का प्लान बनाता है ताकि वो उसे जीतकर मिस्टर किम के सारे पैसे वापस कर सके। यंग जब सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे नींद नहीं आती। वो बाहर आकर सेक्रेटरी वैंग को कॉल करती है। वो कहती है, तुमने मुझे इतनी रात को कॉल किया, यंग कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ठीक तो हो ना? यंग कहती है, अब मैं क्या बोलूं, मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, इतनी रात को कॉल किया, लेकिन अभी भी आपको मेरी चिंता है। वैसे आप हर रोज अकेले क्या करती हैं? अब मुझसे झूठ तो मत ही बोलिएगा कि आप अपने मॉम एंड डैड के साथ हैं। मुझे पता है कि आप अपने डैड की वजह से घर वापस नहीं गई हैं। वो कहती हैं, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। ज्यादा परेशान होना बंद करो एंड चुपचाप जाकर सो जाओ। हम दोबारा तुम्हारी गल की सर्जरी होने के बाद बात करेंगे। अंदर आने के बाद भी उसे नींद नहीं आती और वो हर जगह बस सू को ही इमेजिन करने लगती है।
इमेजिनेशन सू कहता है, भले ही हम भाई बहन हैं, बट मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम एक लड़के के रूम में ऐसे नहीं आ सकती। वैसे क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? यंग कहती है, हाँ। वेल, यहाँ यंग सू को याद करते हुए रोने लगती है। अगले दिन यंग घर में अकेली होती है क्योंकि मीरा इंटरव्यू के लिए गई थी और लॉयर यंग एक केस की वजह से सियोल से बाहर गए हुए थे। इसी बात का फायदा उठाकर यंग फिर से अपने टाइम को पोस्टपोन करा के 4 से 9 बजे का करा देती है। इस बारे में जब सू को पता चलता है तो वो यंग के लिए काफी परेशान हो जाता है। वहीं यंग सभी नौकरों को भी कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से बाहर भेज देती है। उन सभी के जाने के बाद यंग गार्डन में आती है एंड उस प्लांट को लगा हुआ देखकर जिसे उसने लास्ट टाइम फेंक दिया था इमोशनल हो जाती है। वो समझ जाती है कि सू जाने से पहले इसे लगा कर गया है। दूसरी तरफ सू उसका हॉस्पिटल में वेट कर रहा था। वहीं मोशुल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो सू को कॉल करने की कोशिश करता है, बट अभी तो सू यंग के लिए इतना ज्यादा परेशान होता है कि वो मोशुल का फोन नहीं उठाता। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी लोग यंग के लिए काफी परेशान होते हैं क्योंकि वो अभी तक हॉस्पिटल नहीं आई थी। वो सभी यंग को कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, बट यंग उनमें से किसी का भी फोन नहीं उठाती। वो सू को कॉल करके कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट तुम्हें तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। यंग कहती है, तो किसने कहा कि मैं नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। सू कहता है, तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं हूँ। तो अब जल्दी बताओ कि आखिर अभी तुम कहाँ हो? वो कहती है, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया, मैं घर पे हूँ। मुझे सर्जरी से डर लग रहा है। ओह, लगता है कि लॉयर यंग आ गए क्योंकि किसी ने डोरबेल बजाई। पीछे से मोचुल की बहन सू से कहती है कि लॉयर यंग ने मुझसे कहा कि ओ यंग उनका फोन नहीं उठा रही है और वो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। इतना सुनकर वो भागते हुए यंग के पास जाने लगता है। वो कहता है, यंग मैं आ रहा हूँ, बस फोन मत काटना, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। वो कहती है, मगर मुझे कुछ नहीं सुनना एंड देन फोन कट कर देती है। सू भागते हुए बाहर आकर टैक्सी रोकने की कोशिश करता है, बट वहाँ एक भी टैक्सी नहीं होती। तभी सामने से मोचुल आकर उसे एक पंच मारता है। वो कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे यंग के पास जाना होगा। मोचुल उसे फिर से मारने लगता है तो इस बार सू भी उसे मारते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मेरी यंग अभी खतरे में है, मुझे जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो वो कुछ भी कर सकती है। मोशुल कहता है, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, मैं तो बस जानना चाहता था कि क्या अभी भी इस दुनिया में सच्चा प्यार है या नहीं, बट तुम्हें देखकर लगता है कि है। मैं यहाँ तुम्हें आखिरी बार गुड बाय बोलने आया हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहली बार मिले थे। एंड देन उसे अपने कार की चाबी देते हुए कहता है, जाओ मेरे भाभी के पास जाओ, आई मीन यंग के पास जाओ। सू कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा एंड देन कार लेकर वहां से चला जाता है। मोशुल की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी सामने से मिस्टर किम का एक आदमी आकर उसे चाकू मार देता है। दूसरी तरफ सू खुद से कहता है, यंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। मेरे लिए जिंदगी एक दर्द के सिवा कुछ भी नहीं थी, बट तुम मेरे जीने का कारण बनी। मैं बचपन से ही एक लुटेरा था, बट सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारे जीने का कारण बन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जीने की कोशिश करो। दूसरी तरफ हम यंग को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ उसके हाथ से खून बह रहा था। सू भागते हुए अंदर आता है एंड यंग की हालत देखकर चौंक जाता है। वो रोते हुए उसे उठाने की काफी कोशिश करता है, बट यंग नहीं उठती। वहीं हम मोजुल को देखते हैं जो कि रोड पर गिर जाता है, जिसे सामने से जिनसंग भी देख लेता है एंड अपने बैग में उठाते हुए हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। मोजुल कहता है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जिनसंग कहता है, मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और तभी मोजुल की डेथ हो जाती है, जिसे जिनसंग भी महसूस कर लेता है। वो कहता है, मोजुल, बट जब वो कुछ नहीं बोलता तो जिनसंग समझ जाता है कि वो मर चुका है एंड वहीं रोने लगता है।
क्योंकि जिनसंग भी नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, बिकॉज वो दोनों बचपन में साथ ही बड़े हुए हैं। और जब ये बात सू एंड हीसुन को पता चलती है तो वो दोनों भी उसके लिए काफ़ी सैड होते हैं, बिकॉज कोई नहीं चाहता था कि मोजुल के साथ ऐसा हो। भले ही उनकी आपस में नहीं बनती थी, बट वो सभी बचपन में साथ ही बड़े हुए थे। दूसरी तरफ घर में यंग का ट्रीटमेंट हो रहा था, जहाँ सभी लोग उसके लिए काफ़ी परेशान होते हैं। मॉर्निंग में जब यंग की आँख खुलती है तो वो सू से कहती है, क्या तुम यहाँ हो? बट वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सो रहा था। नेक्स्ट सीन में सू जब उसे ढूंढते हुए बाहर आता है तो यंग कहती है, मुझे भूख लगी है। सू खाना बनाने किचन में जाने लगता है, बट देन कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे बगल में रहो। जिसे सुनकर यंग कहती है, ठीक है। तो सू उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ लॉयर जंग सेक्रेटरी वैंग को वापस लेने गए हैं। वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यंग के पास वापस चलें। जिस पर सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, वो मैं ही हूँ जिसने यंग से उसकी आंखें छीन ली, तो मैं वापस कैसे जा सकती हूँ। सू यंग से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, बट यंग कहती है, जब लॉयर जंग यहाँ आ जाएंगे तो तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। भले ही तुमने मेरे दिए हुए पैसे नहीं लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सू कहता है, आई नो, मुझे पता है। सर्जरी के बाद भी अगर मैं जिंदा रही तो हम फिर मिलेंगे एंड बहुत सारी बातें करेंगे। तब तुम मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देना, बिना कुछ छिपाए, अगर सच में तुमने मुझसे कभी प्यार किया था तो। क्योंकि मैं तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, जैसे कि तुमने मेरे भाई की अस्थियाँ कहाँ बहाई है, वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता था, और जब तुम मुझसे झूठ बोलते थे तो क्या तुम्हें भी उतना ही ज़्यादा हर्ट होता था जितना ये सब जानने के बाद मुझे हुआ। सू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यहाँ यंग फाइनली सू से अपने प्यार का इजहार कर देती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। यंग कहती है, हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। अगर मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो हम फिर मिलेंगे, और अगर नहीं हुई तो आपको तो पता ही है कि आगे क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ फाइनली ड्रामा में दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि हर बार तो बस ओसू ही करता था और वो बेचारी सोती रह जाती थी। यंग कहती है, रोना बंद करो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू वेरी मच। सू भी कहता है, आई लव यू टू। रात में सू सेक्रेटरी वैंग को कॉल करके कहता है, मैं पागल था, मुझे आपको यंग से दूर नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आप वापस आ जाइए, क्योंकि अभी सिर्फ आप ही एक ऐसी हैं जिस पे मैं यंग को लेकर भरोसा कर सकता हूँ। उस बंदे के मुंह से जो हमेशा उनसे सिर्फ लड़ता रहता था, ये सब सुनकर सेक्रेटरी वैंग भी हैप्पी हो जाती हैं। आफ्टर दैट वो यंग को गुड बाय बोलकर घर से चला जाता है, क्योंकि लॉयर जंग वापस आ चुके थे। अगले दिन सेक्रेटरी वैंग वापस यंग के पास आ जाती हैं, जिसे देखकर यंग भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें वापस अपने पास बुलाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जिनसंग की पूरी फैमिली वापस गांव जाने के लिए काफ़ी खुश होकर पैकिंग कर रही थी। हॉस्पिटल में सेक्रेटरी वैंग यंग को हक करके उससे माफ़ी मांगती हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने जानबूझकर यंग की आंखों का ट्रीटमेंट नहीं कराया था, बिकॉज वो चाहती थी कि यंग हमेशा उनके पास रहे, और अगर एक बार उसकी रोशनी चली गई तो यंग को ना चाहते हुए भी सेक्रेटरी वैंग को अपने पास रखना ही होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब सेक्रेटरी वैंग ने सिर्फ और सिर्फ यंग का प्यार पाने के लिए किया था, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार होकर गैम्बलिंग करने जाता है, ताकि वो पैसे जीतकर मिस्टर किम के पैसे वापस कर सके। लॉयर जंग सू को मैसेज करके बताते हैं कि यंग की सर्जरी 8 बजे होने वाली है, सो प्लीज़ तुम तब तक हॉस्पिटल आ जाना। ये जानने के बाद तो सू का पूरा ध्यान गेम से ज़्यादा घड़ी पे होता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में सर्जरी से पहले यंग को एक आखिरी बार देखना चाहता था। जिनसंग भी उसके साथ गैम्बलिंग करने आता है। सू गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है, ये तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे बिना गेम नहीं जीत सकते, सो प्लीज चुपचाप अंदर चलो। गेम खेलते हुए सू कहता है,
गेम ओवर होने के बाद तुम चाहो तो मुझे जान से भी मार सकते हो। सू कहता है तो मरने के लिए रेडी रहना। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जिनसंग की फैमिली पर नजर रख रहा था। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स यंग को सर्जरी के लिए रूम में ले जाते हैं एंड उसकी सर्जरी स्टार्ट भी हो जाती है, बट इधर सू गेम में ही बिजी रहता है। काफी देर तक गेम खेलने के बाद वो लोग जीत जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर किम को काफी गुस्सा आता है। सू भागते हुए यंग से मिलने जाने लगता है। मिस्टर किम का आदमी उसे कॉल करके बताता है कि मैं गैजोंग री इंटरसेक्शन पे पहुंच गया हूँ। ये सुनकर जिनसंग शॉक्ड हो जाता है और यीसुन को कॉल करके पूछता है कि अभी तुम लोग कहाँ हो। वो कहती है हम लोग बस गैजोंग री इंटरसेक्शन पे पहुंचने ही वाले हैं, क्यों कुछ हुआ है क्या? तभी सामने से एक ट्रक उनकी ओर बढ़ने लगता है। इधर मिस्टर किम जिनसंग के सामने उसकी फैमिली फोटो एंड एक चाकू रखता है, जिसे देखकर जिनसंग रोने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि मिस्टर किम उसे ओसू एंड उसकी फैमिली में से किसी एक को चूज करने के लिए कह रहा है। अगर वो अपनी फैमिली को चूज करेगा तो उसे सू को मारना होगा, और अगर वो सू को चूज करेगा तो उसकी फैमिली मारी जाएगी। सू मीरा से यंग के बारे में पूछते हुए उससे मिलने जा ही रहा था कि तभी सामने से जिनसंग आकर उसे चाकू मार देता है, जिस वजह से सू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिनसंग उसे दोबारा मारने जाता है, बट सू की इतनी गंदी हालत देखकर नहीं मार पाता। सू कहता है जिनसंग आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों? तभी उसे फिर से यंग की याद आ जाती है। वो कहता है यंग वेट करो मेरा, मैं आ रहा हूँ, एंड देन उससे मिलने जाने लगता है, बट रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ जिनसंग भी काफी ज्यादा रोने लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, बट अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे करना पड़ा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें स्प्रिंग सीजन दिखाया जाता है, जहाँ हम यंग को बाकी ब्लाइंड बच्चों के साथ चैरिटी सेंटर में देखते हैं। यंग जब जा रही थी तभी उसे सू के ब्रेसलेट की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर वो हैप्पी हो जाती है। पीछे से एक लड़का साइकिल पर आता है, थोड़ा सा रुकता है, यंग को देखता है एंड देन आगे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिनसंग एंड हीसुन को साथ में गांव में देखते हैं। हीसुन कहती है तुम्हें याद तो है ना कि कल हम ओसू से मिलने जाने वाले हैं, तो हम उसके लिए कौन सा फ्लावर लेकर चलें? जिनसंग कहता है वही जो हम यंग के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि सू की डेथ हो चुकी है, क्योंकि क्रिश्चियन में जब भी लोग मरे हुए लोगों को देखने जाते हैं तो हमेशा अपने साथ फ्लावर्स लेकर जाते हैं। यंग जब शॉप में कॉफी पी रही थी तो यहाँ उसकी मुलाकात सू से होती है। वो कहता है लगता है आप देख नहीं सकती। यंग कहती है हाँ, बट क्या आप अंधी लड़की पहली बार देख रहे हैं? सू कहता है नहीं, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो भी ब्लाइंड थी। पर क्या तुम सच में कुछ भी नहीं देख सकती? वो कहती है नहीं, एंड देन उसकी ओर देखती है जहां उसे पहली बार सू का चेहरा हल्का हल्का दिखाई देता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। यंग कहती है बस मैं इतना ही देख सकती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। सू कहता है तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है मुझे सेक्रेटरी वैंग ने बताया जब मेरी कीमोथेरेपी खत्म हुई। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ 6 महीने से काम कर रहे हो और इस बारे में मुझे कुछ भी बताने से उन्हें मना भी किया था, लेकिन मैं तो तुम्हारा हर रोज इंतजार करती थी कि आखिर तुम कब आकर मुझसे बात करोगे। वो कहता है मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा चेहरा देखने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। यंग कहती है ऐसी बात नहीं है। वो कहता है अच्छा तो क्या इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद करती हो? यंग कुछ नहीं बोलती एंड स्माइल करती है। सू उसके पास जाकर उसे किस करता है एंड फाइनली हमारा ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे गाइस कुछ लोगों का मानना है कि जब जिनसंग ओसू को चाकू मारता है तो ओसू की वहीं डेथ हो जाती है और यंग की सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती और सर्जरी के बीच में उसकी भी डेथ हो जाती है। और अभी अभी हमने जो ये सब देखा वो बस उन दोनों का सपना था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे से मिलना चाहते थे। इस तरह इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, बट कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सच था और इनकी हैप्पी एंडिंग हुई। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताना।
वेट वेट वेट, जा कहाँ रहे हो? नेक्स्ट ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, एक हेट टू लव थाई ड्रामा, जिसमें हमारा हीरो हीरोइन का किडनैप तो उसे मारकर अपना बदला लेने के लिए करता है, बट धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो जाता है। तो अब इन दोनों की हेट वाली लव स्टोरी कैसे लव में बदलती है, ये जानने के लिए तो आपको मेरा दूसरा ड्रामा देखना होगा, जो मैं कल नहीं परसों से स्टार्ट कर दूंगी। सो उसे देखने के लिए स्टे ट्यून, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो आपको नेक्स्ट वाले ड्रामा की नोटिफिकेशन मिलेगी। बट तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।